अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। प्रीवियसली हम एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है पीएच पार्टीशन थ्योरी। ठीक है, पीएच पार्टीशन थ्योरी नाम से ही जाहिर होता है कि पीएच पे डिपेंड करती है। तो पीएच क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ड्रग की जो आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन होती है वो टोटली डिपेंड करती है पीएच पे। ठीक है, क्योंकि जब भी ड्रग अनआयनाइज्ड होगा या नॉन पोलर ड्रग होगी, वही जो है मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर पाएगी, क्योंकि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो नॉन पोलर है, लिपिड बाइलेयर है। तो अनआयनाइज्ड ड्रग या लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो होती है वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होती है वो अनआयनाइज्ड या जो है अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होती है या नॉन पोलर फॉर्म में होती है। तो इसीलिए हमें जो है ना पीएच जो है पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीएच की डिपेंडेंट जो है हमारे पास आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन है। जैसे ही पीएच चेंज होगा तो उसकी बेसिस पे ड्रग की आयनाइजेशन हो सकती है। डिसोसिएशन या आयनाइजेशन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? पहली जो पीकेए है ड्रग का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, वो हर ड्रग का एक फिक्स डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया होता है। और दूसरा जो है पीएच मीडियम का, इन दो चीज़ों पे जो है डिपेंड करती है। पीकेए तो हमें पता है कि हर ड्रग के लिए स्पेसिफिक है और अलग ड्रग की अलग है, जबकि पीएच जो है स्टमक का मोस्टली एसिडिक है, 1 के अराउंड होता है। जबकि हमारे पास अगर हम इंटेस्टाइन का देखें, ड्यूडेनम पार्ट का, तो 6.6 मतलब वो बेसिक की तरफ होता है। तो जैसे जैसे हम स्टमक से डाउनवर्ड जा रहे होते हैं इंटेस्टाइन की तरफ, तो पीएच जो है इंक्रीज़ हो रहा होता है। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो हो सकता है हमारे पास स्टमक में आयनाइज्ड हो, मगर वही ड्रग अगर हम इंटेस्टाइन में देखें तो वो हो सकता है अनआयनाइज्ड हो, क्योंकि उनका पीएच वहाँ पे जो है अलग अलग है, स्टमक का और इंटेस्टाइन का। तो उसी की बेसिस पे उनकी जो है आयोनाइजेशन भी चेंज हो जाती है। एसिडिक ड्रग जो है वो एसिडिक मीडियम से हमेशा अच्छी एब्जॉर्ब होती है। क्यों? क्योंकि जब भी एसिडिक ड्रग हम देंगे, अगर वहाँ पे मीडियम भी एसिडिक है तो वो अनआयनाइज्ड रहेगी या अनडिसोसिएटेड रहेगी, तो वो इजीली जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि अनआयनाइज्ड है। जबकि उसी के कंपैरिजन में अगर वहाँ पे बेसिक मीडियम हो तो वो जो है एसिडिक और बेसिक ड्रग्स रिएक्ट करेंगी, रिएक्ट करने की वजह से चार्जेस क्रिएट होंगी, तो उसकी वजह से जो है उसकी डिसोसिएशन हो जाएगी, या जो है ड्रग अपनी आयनाइजेशन चेंज कर लेगा, तो वो अल्टीमेटली एब्जॉर्ब अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए एसिडिक ड्रग जो है वो हमेशा एसिडिक मीडियम में अच्छी एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि वहाँ पे वो अनडिसोसिएटेड रहती है, वहाँ पे उसकी कोई जो है आयोनाइजेशन नहीं होती। इसी तरह से बेसिक ड्रग जो है वो बेसिक मीडियम में अच्छी एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि बेसिक ड्रग जब बेसिक मीडियम में जाएगी वहाँ पे वो जो है आयोनाइज रहेगी या डिसोसिएटेड नहीं होगी, तो वहाँ पे जो है वो अच्छी एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसीलिए जो है अनआयनाइज्ड ड्रग जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है। अनआयनाइज्ड ड्रग जो है वो जीआई से ब्लड की तरफ मूव करेगी और वहाँ पे जाके जो है ना वो आयनाइज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक बार वो ब्लड में चली गई, फिर आयनाइज्ड भी हो गई, तो वो वापस जो है उसकी वजह से जीआई की तरफ मूव नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब वो आयनाइज्ड हो गई तो वो वहीं रहेगी, मेम्ब्रेन को दोबारा क्रॉस करके बैक टू द जीआई नहीं आएगी। तो इसीलिए टोटली जो एब्जॉर्प्शन है ना हमारी, वो पीएच पे डिपेंड कर रही होती है, उस मीडियम की जो पीएच होती है ना। तो हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन एक हमें मिली हुई है, जिसमें पीएच बराबर होता है पीकेए प्लस लॉग आयोनाइज साल्ट अपॉन अनआयोनाइज्ड एसिड। और इसी तरह बेस के लिए भी ये इक्वेशन दी गई है, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग अनआयोनाइज्ड बेस अपॉन आयोनाइज्ड साल्ट। तो जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करके फाइनल इक्वेशन निकालते हैं तो वो बनती है पीकेए माइनस पीएच इज इक्वल टू लॉग अनआयोनाइज डिवाइड बाय आयोनाइज साल्ट। तो इसका जो है ना हम लेफ्ट साइड को यूज़ करते हैं, जो पीके माइनस पीएच है ना, उससे हमें ड्रग की आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन का पता चलता है। किसी भी ड्रग की जो है आयोनाइजेशन और अनआयोनाइजेशन निकालने के लिए हम इसका ये पार्ट यूज़ करते हैं, पीके माइनस पीएच। पीके हर ड्रग का स्पेसिफिक दिया हुआ होता है, जबकि पीएच हम उस मीडियम के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो एक टेबल दी गई है जिसमें बताया गया है कि मुख्तलिफ ड्रग्स अगर पीके माइनस पीएच इतना आ रहा है तो वो इतनी % जो है ड्रग अनआयोनाइज रहेगी। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं ज़ीरो पे अगर मतलब पीके माइनस पीएच की वैल्यू अगर ज़ीरो आ रही है, पीके से हम पीएच को माइनस कर रहे हैं, वो ज़ीरो आ रहा है, तो उस कंडीशन में 50% जो बेसिक ड्रग है ना वो अनआयोनाइज रहेगी और 50% जो है आयोनाइज्ड हो जाएगी। इसी तरह अगर हम पीके माइनस पीएच देखें -3 पे, अगर उसकी वैल्यू -3 आ रही है, तो अब एसिडिक ड्रग के लिए आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन अलग है, बेसिक ड्रग के लिए अलग है। -3 अगर वैल्यू आ रही है, बेसिक ड्रग जो है वो 99.9% अनआयनाइज्ड रहेगी, जबकि एसिडिक ड्रग उसी -3 वैल्यू पर
0.1% सिर्फ अनआयनाइज रहेगी, मतलब 99.9% जो है एसिडिक ड्रग वो आयोनाइज्ड हो जाएगी -3 पर। तो इस तरह से ये पूरी टेबल दी गई है जिसमें मुख्तलिफ ड्रग की आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन का हमें पता चल जाता है pKa - pH से। अब ये एक एग्जांपल है हमारे पास कि बेसिक ड्रग है जिसे हमने स्टमक में दिया है, मीन्स उसकी एब्जॉर्प्शन स्टमक में और pKa 4 है उसका, तो हमें अनआयनाइजेशन मालूम करनी है। अब pKa - pH मतलब 4 - 1, क्योंकि स्टमक का pH 1, तो 4 - 1 करेंगे तो 3, ये आ रहा है प्लस का 3। प्लस के 3 पे अब हम देखेंगे बेसिक ड्रग वाली लिस्ट में, क्योंकि ये बेसिक ड्रग है इन स्टमक, तो बेसिक वाला अगर +3 देखें इस तरफ से तो ये 0.1% अनआयनाइज्ड, तो 0.1% सिर्फ अनआयनाइज्ड रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 99.9% जो ड्रग है वो आयनाइज्ड हो जाएगी। इसीलिए बेसिक ड्रग जो है वो स्टमक से अच्छी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। सिंपल सी चीज़ है, बेसिक ड्रग स्टमक से अच्छी एब्जॉर्ब नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे उसकी आयनाइजेशन हो जाएगी, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ से भी जो है हमें कॉन्सेप्ट मिल जाता है। इसी की तरह दूसरी हमारे पास एग्जांपल है, एसिडिक ड्रग है, हमने दी है स्टमक के अंदर, तो एसिडिक मीडियम है, तो उसकी हमें अनआयनाइजेशन मालूम करनी है। अब pKa - pH देखेंगे तो 4 - 1 वही 3 आया, अब प्लस का 3 आ रहा है, तो यहाँ पे अगर हम एसिडिक ड्रग देखें तो एसिडिक ड्रग +3 पे 99.9% जो है वो अनआयनाइज्ड रहेगी। जब 99.9% अनआयनाइज्ड रहेगी तो वो एब्जॉर्ब भी ज़्यादा अच्छे से होगी, एब्जॉर्प्शन जो है, इसीलिए एसिडिक ड्रग की एसिडिक मीडियम जो स्टमक वाला होता है वहाँ पे अच्छी होती है। एक और एग्जांपल दी है, फिनोबाब एसिडिक ड्रग है जिसका पीके है 7.4, और वो जो है डायरेक्टली आईवी में दी है। प्लाज्मा का पीएच जो है वो 7.4 है, प्लाज्मा का पीएच 7.4 आ गया, तो अब उसकी हमें अनआयनाइजेशन देखनी है। 7.4 में से 7.4 को माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो 0 पे तो क्लियर सी बात है, अगर एसिडिक ड्रग हो या बेसिक ड्रग हो, दोनों की आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन 50-50% रहती है। ठीक है, 50% ड्रग आयनाइज्ड होगी और 50% अनआयनाइज्ड रहेगी। कोई हमारे पास ऐसी ड्रग है जो स्टमक में स्टेबल नहीं है और अगर हम उसको इंटेस्टाइन में देते हैं तो वो आयनाइज्ड हो जाती है और हम उससे आईवी भी नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो बीइंग अ फार्मासिस्ट अब हमारा रोल क्या आ जाता है, हम फिर उसकी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करते हैं, ड्रग की स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की जाती है ताकि उसकी आयनाइजेशन और अनआयनाइजेशन को हम चेंज कर सकें। ठीक है, जब वो हम चेंज करेंगे तो फिर उसके पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, उसकी स्टमक की स्टेबिलिटी और जो है इंटेस्टाइन की स्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इंटेस्टाइन में वैसे वो आयनाइज्ड हो जा रहा था ड्रग, तो हम उसको चेंज कर लेंगे। मगर हमें क्या चीज़ देखनी है कि उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी सेम रहनी चाहिए, वो चेंज ना हो, वो हमें सेम रखनी है। तो हम या तो जो है ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ड्रग की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। बीइंग अ फार्मासिस्ट हम उसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के थ्रू। इसके अलावा कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर, कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर जो वाटर सॉल्युबल या आयनाइज फॉर्म वाली ड्रग है वो कैरियर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, मतलब अलॉन्ग द कंसंट्रेशन वो जो है ट्रांसपोर्ट हो रही होगी, मींस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मगर यहाँ पे कैरियर या ट्रांसपोर्टर रिक्वायर्ड होगा। अब मूवमेंट तो हो रही है हायर से लोअर की तरफ मगर विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर या कैरियर, तो इसे हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ड्रग पहले कैरियर से बाइंड होगी, फिर ड्रग और कैरियर का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर उसके बाद वो जो है मेम्ब्रेन की दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। तो इसीलिए इसकी जो है ट्रांसपोर्ट वेरी भी करती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैरियर्स डिफरेंट होते हैं, लिमिटेड होते हैं। उसके अलावा वैरायटी मौजूद होती है कैरियर्स की, कुछ फास्फेट के कैरियर्स हैं, कुछ सैकराइड के होंगे, इसी तरह अमाइनो एसिड के होंगे, तो डिफरेंट ड्रग्स के लिए डिफरेंट कैरियर्स है और उनका एक स्पेसिफिक नंबर है, तो इसीलिए जो है वो एब्जॉर्प्शन भी डिफरेंट शो कर रहे होते हैं। 3 पैरामीटर है, पहली बात स्पेसिफिक होगा, मींस सिलेक्टिव होगा। स्पेसिफिक ड्रग जो है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर से ही बाइंड होगी, अगर ड्रग की जो है रिसेप्टर के साथ एफिनिटी है तो वो उस रिसेप्टर के साथ इजीली बाइंड हो जाएगी। दूसरा सेचुरेशन, सेचुरेशन का मकसद क्या है कि जब भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, मतलब जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमेशा ये होता है कि कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ती है, एब्जॉर्प्शन बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म, मतलब ये सारे के सारे फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर बढ़ जाएंगे। जबकि ज़ीरो ऑर्डर जो हमारे पास रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है कि सेचुरेशन के बाद ना ड्रग के रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मीन्स हम कितनी भी ड्रग इंक्रीज़ करते रहे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अब उसका वो कांस्टेंट ही चल रहा होगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये हो जाता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर में मतलब कंसंट्रेशन से जो है एब्जॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
थर्ड हमारे पास आ जाता है कंपटीशन। कंपटीशन जब भी हम मल्टीपल मेडिसिन सेम टाइम पे देते हैं, इसे हम पॉलीफार्मेसी भी कहते हैं। अगर हम 2-3 मेडिसिन दे रहे हैं सेम टाइम पे, सबकी सब जो है वाटर सॉल्युबल है या सब जो है सेम कैरियर के लिए जाकर बाइंड होती हो, तो उनके बीच में कंपटीशन शुरू हो जाएगा। जब कंपटीशन शुरू होगा तो एब्जॉर्प्शंस पे भी फ़र्क पड़ेगा। जो ज़्यादा एफिनिटी रखती होगी वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो कम एफिनिटी रखती होगी वो उसके बाद बाइंड होगी, तो वो जो है बाद में एब्जॉर्ब होगी। तो इस तरह से जो है एब्जॉर्प्शन उनकी वेरी करेगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि अब लोअर से हायर की तरफ मूवमेंट होगी, मीन्स मूवमेंट ऑफ ड्रग या मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। इसमें अब कैरियर भी रिक्वायर्ड होगा, साथ एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी, विद द हेल्प ऑफ कैरियर एंड एनर्जी। तो मतलब हमें अब यहाँ पे एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है ना, तो उसमें हमें हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है। ख़ासतौर पे जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं बॉडी में, जैसे ग्लूकोज हो गया, विटामिन है, प्रोटीन्स, मिनरल, हार्मोन्स वगैरह, इनकी कंसंट्रेशन हमें पता है कि ब्लड में हायर साइड पे होती है। तो जब भी ये जीआई से ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं। उसके अलावा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, वाटर सॉल्युबल या जो लार्ज पार्टिकल साइज़ वाले ड्रग्स हैं ना, वो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं। इनमें कोई कैरियर रिक्वायर्ड नहीं है, अगर कोई कैरियर इनका अवेलेबल नहीं है तो भी ये जो है इजीली चले जाएंगे। एब्जॉर्प्शन साइड पे क्या होगा कि एक वेसिकल्स बनेगा, वो वेसिकल जो है इजीली ड्रग को लेके चला जाएगा। अब दो तरह की है, एक फेगोसाइटोसिस, दूसरी पाइनोसाइटोसिस। फेगो मतलब लार्ज जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको जब भी मेम्ब्रेन लेती है तो उसे हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। जबकि पाइनोसाइटोसिस जो स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज़ है या जो लिक्विड चीज़ें सिंपली हम कह लें, वो जो है पाइनोसाइटोसिस में आ जाती है। इसके अलावा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस फिर फर्दर दो हमारे पास है। एंडो वर्ड से ही ज़ाहिर हो रहा है कि मतलब इनसाइड द सेल मूव हो, कोई भी ड्रग जो सेल से बाहर मौजूद हो रही है और वो वहाँ से सेल के अंदर मूव करे, तो इसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। जैसे हम पोलियो वैक्सीन अगर ओरली देते हैं तो वो एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जीआई से एब्जॉर्ब हो जाती है। पहले आएगी वहाँ पे जो है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगी और वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। इसी तरह सेकंड हमारे पास एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो अंदर चीज़ मौजूद हो ना वो बाहर आ जाए, एक्सो हो रहा है। अब एक्सोसाइटोसिस में जो ड्रग प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन के इनसाइड, वो जो है मेम्ब्रेन से बाहर आएगी, इसी तरह वेसिकल बना के। इंसुलिन जो ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के अंदर, वो एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू होती है। पोर कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट, अब वर्ड से जाहिर हो रहा है, पोर कनेक्टेड मतलब जो स्पेस या जंक्शन मौजूद होता है मेम्ब्रेन के दरमियान, उनके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो उसे हम कहते हैं पोर कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट। जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज़ वाले हैं और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, अब आयन पेयर में क्या होगा कि जो है जब भी हम दो हाईली पोलर ड्रग दें, वो आपस में रिएक्ट करेंगी और अपनी जो है चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर लेंगी, मतलब आयन का पेयर बना रहे। अब एक हमने ड्रग दी और साथ में दूसरी ड्रग दी, उन दोनों की चार्जेस आपस में रिएक्ट की और उन्होंने खुद को न्यूट्रलाइज कर लिया, फिर वो अनआयनाइज बन जाएंगी न्यूट्रलाइज करने के बाद। तो जब अनआयनाइज हो जाएंगी न्यूट्रलाइज करने के बाद, तो उनकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से आयन पेयर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि वो जो है आपस में रिएक्ट करेंगे, खुद को न्यूट्रलाइज करके आयनाइजेशन चेंज कर लेते। जो ड्रग ट्रांसपोर्ट होती है हाईली पोलर और हाई पीके वाले ड्रग की, उनकी जो है आयन पेयर के थ्रू होती है, मीन्स हाईली पोलर ड्रग भी हो और पीके भी जिनका हाई हो, वो आयन पेयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव करते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास प्रोपेनोलोल प्लस ओलिक एसिड है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और अपनी चार्जेस को कैंसिल कर देते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जीआई एब्जॉर्प्शन पे डिस्कशन करेंगे।